Hello and Namaste, मैं प्रियंका सिंह and welcome to Law Gurukul. Nowadays, everybody is using ChatGPT and different AI tools to create image, writing blogs and composing music. But the very interesting question here is, who is the owner of these AI generated content? क्या इन AI generated content के आप legal owner हो? और अगर नहीं तो इन AI generated content का actual author, ओनर या फिर कॉपीराइट किन के पास होता है? तो आज के वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि पहले एआई जनरेटेड कंटेंट होता क्या है. कोई भी इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, एनीथिंग, कुछ भी अगर आप किसी एआई टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की हेल्प से बना रहे हैं तो उस कंटेंट को हम एआई जनरेटेड कंटेंट कहते हैं. नाउ द लीगल क्वेश्चन अराइजेस हियर is if AI makes the content, then who owns it? ये content तो AI बना रहा है, तो actually में इनका owner कौन होगा? Who owns this AI generated content? Copyright की अगर मैं बात करूँ तो हमने पहले पढ़ा हुआ है that copyright original works को मिलता है. Copyright law सिर्फ original works को protect करता है. Authorship created by human being, है ना? हमने already जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसमें कॉपीराइट लॉ में हमने पढ़ा है दैट कॉपीराइट लॉ जो है वो ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप को प्रोटेक्ट करता है, क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग. इसमें इट इंक्लूड्स बुक्स, म्यूजिक, आर्ट वर्क, फिल्म्स, ये सभी चीजें कॉपीराइट प्रोटेक्शन में आती है. बट लीगल सिस्टम जो अभी का है उसमें एआई के बारे में कुछ भी हमारे जो कॉपीराइट लॉ है उसमें कुछ भी मेंशन्ड नहीं है. बट अगर हम प्रीवियस लॉ जो हमारे पास लॉज है उनको आप प्रॉपर सही तरीके से इंटरप्रेट करें तो हमें ये समझ में आता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पर्सन नहीं है, क्योंकि हमारा लॉ कहता है कि ये जो वर्क है वो ह्यूमन बीइंग के थ्रू क्रिएट होना चाहिए. बट इज एआई अ पर्सन? इज एआई अ ह्यूमन बीइंग? नो. तो अगर एआई ह्यूमन बीइंग नहीं है तो एआई किसी भी टाइप का कॉपीराइट ओन नहीं कर सकता है. एआई किसी भी वर्क का ओरिजिनल ऑथर कॉपीराइट नहीं है, ओरिजिनल ऑथर ऑथरशिप उस पर क्लेम नहीं कर सकता है. हमारे इंडियन कॉपीराइट लॉ में सेक्शन 17 में ये चीज क्लियरली लिखी गई है दैट अगर आप अपने वर्क पर कॉपीराइट क्लेम कर रहे हैं तो इट शुड बी अ नेचुरल पर्सन. कॉपीराइट उन्हीं लोग क्लेम कर सकते हैं जो नेचुरल पर्सन है. ओनली पर्सन्स कैन बी ऑथर. क्लियरली हमारे कॉपीराइट लॉ में बहुत सी जगह पर ये चीजें मेंशन है कि ये कॉपीराइट लॉ जो है ये सिर्फ ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग्स जो नेचुरल पर्सन है वो ही क्लेम कर सकते हैं. एआई इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, एआई इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, देयरफॉर एआई कंटेंट पे एआई कैन नॉट क्लेम देयर ओनरशिप. क्लियर? सिमिलरली यूएस के लॉज में भी यही चीजें लिखी गई है दैट एआई जनरेटेड कंटेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉपीराइट. लेकिन ट्विस्ट क्या है? इफ देयर इज नो सिग्निफिकेंट ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशन, सिंपली एआई जनरेटेड कंटेंट का आप कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस उसमें किसी ह्यूमन माइंड का इंटरवेंशन, ह्यूमन माइंड का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर उस वर्क में नहीं है. नाउ हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी में सिंपली हमने एक स्टेटमेंट लिखा, प्रॉम्प्ट दिया बेसिकली, और एआई हमें वो सारा कंटेंट जो है वो बना करके दे देता है. दैट इट मीन्स वी आर द प्रॉम्प्ट गिवर. नाउ अब हम ये तो क्लियर होगा दैट एआई जनरेटेड कंटेंट का जो ओनर है वो एआई नहीं है, वो कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता है. अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो प्रॉम्प्ट गिवर है क्या वो उस एआई जनरेटेड कंटेंट का ओनर कहला सकता है? सी, यहाँ पर कॉपीराइट लॉ और एआई जनरेटेड कंटेंट के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम प्ले स्टार्ट हो जाता है. 1994 में इंडियन कॉपीराइट एक्ट को अमेंड किया गया जिसमें यह कहा गया दैट आर्टिस्टिक वर्क्स मे बी जनरेटेड बाय कंप्यूटर. क्योंकि जब इनिशियल स्टेज पर कॉपीराइट लॉ बना था उस टाइम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर ये सब सिस्टम नहीं थे. तो टाइम टू टाइम जैसे सोसाइटी में चेंजेस होते हैं लॉ में भी अमेंडमेंट्स होते हैं. तो 1994 में कंप्यूटर के थ्रू अगर कोई भी वर्क क्रिएट होता है तो उसके लिए भी अमेंडमेंट करके प्रोविजंस ऐड किए गए. उसमें सेक्शन 2D6 में ये कहा गया कि ऑथरशिप ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड वर्क बिलोंग्स टू द पर्सन हु कॉज्ड द क्रिएशन ऑफ सच वर्क.
कंप्यूटर के थ्रू अगर आप कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हो तो जो पर्सन या जिस पर्सन की वजह से वो क्रिएट हो रहा है या जो पर्सन उस चीज को क्रिएट कर रहा है वो अपना ऑथरशिप उस वर्क पे क्लेम कर सकता है। अब यहाँ से चीजें धीरे धीरे और क्लियर होती जा रही है दैट कंप्यूटर जनरेटेड वर्क में जो ऑथर है वो कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। ना अगर हम एआई की बात करें तो इन चैट जीपीटी और डिफरेंट एआई टूल्स हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, हमारी वजह उसके बाद में वो कंटेंट लिख कर दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या हो गए, वी आर द रीजन फॉर द कंटेंट क्रिएटेड ऑन द कंप्यूटर। सो कैन वी क्लेम द ऑथरशिप ऑन एआई जनरेटेड कंटेंट? एक सिंगल लाइन लिख करके अगर आप पूरा कंटेंट आपके पास आ जा रहा है, आप एथिकली इस चीज को सोच के देखो, आपने बस एक लाइन लिखा, एक सिंगल लाइन का प्रॉम्प्ट दिया और आपके पास 10 पेज का बड़ा सा आर्टिकल आ गया और आपने उस पर अपना नाम और टैग लगाकर उस पर अपना ओनरशिप ऑथरशिप क्लेम कर दिया एज अ कॉपीराइट। ये एथिकली भी सुनने में भी क्लियर साउंड सही नहीं लग रहा। क्यों? आपको खुद में ये चीज नहीं लग रही अरे मैंने तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी ओरिजिनलिटी यूज ही नहीं की, आपने जस्ट एक 1 लाइन का प्रॉम्प्ट दिया और वो पूरे 10 पेज के कंटेंट पर आप अपना नाम और टैग लगाकर उस पर अपना कॉपीराइट क्लेम कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट अलाउड इन आवर कॉपीराइट लॉ। तो अब हम इसको कैसे इसमें लूप होल्स क्या है और कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। सी, कॉपीराइट लॉ में कहा गया है कि ये ऑथर्स को कॉपीराइट दिया जाता है आर्टिस्टिक के ओरिजिनल वर्क के लिए। द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉपीराइट क्लेम करने के लिए क्या है, नॉवेल्टी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। बट एआई के थ्रू जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है क्या वो एक्चुअल में ओरिजिनल है, उसमें उस लेवल की ओरिजिनलिटी या फिर नोवेल्टी कंटेन कर रही है जिसके लिए आप अपना टैग लगाकर उस पर कॉपीराइट क्लेम कर रहे हैं। सी, इसे हम वेरी इंटरेस्टिंग एक केस लॉ के थ्रू समझते हैं। ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीवी मोदक, वेरी फेमस केस, बहुत पुराना केस है, आपने ये केस पढ़ा ही होगा कॉपीराइट लॉ में, जिसमें एसएससी नाम का एक जर्नल था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सभी केसेस जो थे वो पैराग्राफ नंबर और हेड नोट्स क्रॉस रेफरेंस के साथ वो अरेंज करके वो जर्नल सेल करता था। 2004 में ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर, अब कंप्यूटर आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए, तो अब उन्हीं चीज़ों को के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया गया जिसमें डायरेक्टली एसएससी के जो भी जजमेंट्स हैं, कॉपीज है, उनको देखा जा सकता है। ईस्टर्न बुक कंपनी में ने कॉपीराइट वायलेशन क्लेम किया कि उनके ओरिजिनल वर्क को कॉपी किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर के सामने ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि ओरिजिनलिटी एक्चुअली में क्या है। तो इसके लिए सबसे पहला प्रिंसिपल कोर्ट के सामने आया, स्वेट ऑफ द ब्रो। ये बहुत मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है किसी भी वर्क के ओरिजिनलिटी को चेक करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें बहुत ही मिनिमम जो क्रिएटिविटी है वो यूज हो रही है, सिर्फ मेहनत यूज हो रही है। जैसे कि जो कंटेंट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, आपने क्या करा, उसको अपनी मेहनत से उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज किया और आप कह रहे हो कि इसमें तो मैंने एफर्ट लगाया था कि वो तो इधर उधर था, मैंने उसको सीक्वेंस से अरेंज करके लिखा, मेरी इसमें मेहनत लगी है, मेरी क्रिएटिविटी, मेरा टाइम लगा है, तो इसमें मुझे कॉपीराइट मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, आपकी मेहनत लगी है बट इसमें ओरिजिनलिटी, नोवेल्टी, क्रिएटिविटी नहीं है, इसलिए स्वेट ऑफ द ब्रो प्रिंसिपल के बेसिस पर कोर्ट ने कॉपीराइट देने के लिए मना कर दिया। सेकेंड स्टैंडर्ड आया मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड है। अब इसमें कोर्ट को ये समझ में आया कि ये बहुत हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है क्रिएटिविटी का, इस लेवल के अगर हम मैचअप करने जाए तो हम बहुत कम लोगों को कॉपीराइट का प्रोटेक्शन जो है वो दे पाएंगे। तो कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को भी डिनाई कर दिया। फिर फाइनली कोर्ट सेटल डाउन हुई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैनेडियन टेस्ट। अब कैनेडियन टेस्ट में ये हर केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है ऑथर के स्किल और जजमेंट को चेक करने के लिए कि एक्चुअल में ऑथर ने अपना कितना स्किल, कितना जजमेंट, कितना इंटेलिजेंट और कितनी क्रिएटिविटी उस वर्क में ऐड करी है उस वर्क को ओरिजिनल बनाने के लिए। यानी कि यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि जो कंटेंट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें आपने कितना अपना स्किल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल यानी हमारा इंटेलेक्ट, ठीक है, आपने कितनी अपनी इंटेलिजेंस उसमें यूज करी है, कितना जजमेंट, कितनी स्किल, मेंटल स्किल की बात हो रही है, फिजिकल स्किल और एफर्ट की बात नहीं हो रही है, मेंटली आपने कितना क्रिएटिविटी उस वर्क में यूज किया है, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पर ओरिजिनलिटी चेक की जाएगी और उसी के बेसिस पर जो है वो कॉपीराइट दिया जाएगा। So therefore, the final conclusion is that AI generated works अगर वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करिए, ओरिजिनलिटी के
ओरिजिनलिटी के स्टैंडर्ड को मीट कर रही है, तो उस AI जनरेटेड कंटेंट पर आप अपना कॉपीराइट 100% क्लेम कर सकते हैं। सो फाइनल बेसिक आउटकम क्या है कि अगर आपने AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी को स्टोरी जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट दिया है, फिर आप उसको एडिट कर रहे हो, उसको स्ट्रक्चर कर रहे हो, उसमें इमेजेस डाल रहे हो, वॉइस ओवर्स डाल रहे हो, उसको डिफरेंट इमेजेस के साथ कंबाइन कर रहे हो, कोई डिफरेंट यूनिक डिजाइन बना रहे हैं, आपने अपनी ह्यूमन क्रिएटिविटी उसमें यूज करी है, देन यू कैन श्योरली क्लेम कॉपीराइट ओवर इट। गोल्डन टिप क्या है, अभी के टाइम पे AI और कॉपीराइट के बीच में जो लॉज है वो अभी राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है, बट जो बेसिक गोल्डन रूल आप ये फॉलो कर सकते हैं कि अगर कोई भी ह्यूमन क्रिएटिविटी आपने नहीं डाली है AI जनरेटेड कंटेंट में, तो आप उस पर अपना कॉपीराइट नहीं क्लेम कर सकते। तो आपने करना क्या है, आप AI को यूज कर सकते हैं एज अ को क्रिएटर, नॉट एज अ सोल क्रिएटर। आपने प्रॉम्प्ट दिया, AI ने कंटेंट दिया और आपने उस पर अपने नाम का ठप्पा लगा दिया, ये नहीं करना है। उसको सोल क्रिएटर नहीं बनाना है, उसको को क्रिएटर बनाना है। आपने उसकी हेल्प लेनी है, उसके साथ कोऑपरेट करके दोनों को मिला के AI कंटेंट के साथ में अपनी क्रिएटिविटी को मिला करके कोई न्यू ओरिजिनल चीज बनानी है, उसके बाद आप उस पर अपना कॉपीराइट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको काफी चीजें इस टॉपिक से क्लियर भी हो गई होगी। So if you like the video, please subscribe the channel, like the video, share the video. Thank you.